नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह काफ़ी कोहरा पड़ रहा है। कोहरे ने पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। तो मुझे भी लगता है कि आप भी अगर उत्तर भारत में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से कोहरा आपकी लाइफ स्टाइल पर असर डाल रहा होगा। तो अब यही 10-15 दिन है, कोहरे और शीतलहर का आनंद ले लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, और आपके साथ हम अगले आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। सुबह की बात, भोर की बात, हमारी बात, आपकी बात। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़ चुके होंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा प्रणाम है, और जो लोग मुझसे बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं कोहरे की। कोहरे से शुरुआत करते हैं। पहले बड़ी खबरें जरा छोटा मोटा देख लें जो इम्पोर्टेंट खबर है। प्रयागराज से आगरा तक हादसे में 8 की मौत, 35 लोग घायल। जितने एक्सप्रेस वे हैं सब पे जो है वाहन टकरा रहे हैं एक दूसरे से, और इसमें तो 8, जो इस अखबार में 8 की मौत लिखी हुई है और 35 घायल हैं, लेकिन बाकी अखबारों में जो है वो 17 की मौत बताई जा रही है कि टोटल अब तक कोहरे की वजह से 17 की मौत हो गई है। 50 ट्रेनें जो हैं डिस्टर्ब हुई है, और बाकी मतलब 2 दर्जन ट्रेनें जो हैं लेट चल रही हैं, फ्लाइट रिशेड्यूल हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ भिड़ रही हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस कोहरे में बाहर ना निकलें, सड़क यात्रा ना करें। लेकिन अब करिएगा क्या, छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वैकेशन हो गया है, तो निश्चित रूप से लोग कहीं आने जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कोई घूमने जा रहा होगा, कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहा होगा। तो बहरहाल देखिए सुविधा से, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो रात में बिल्कुल ना यात्रा करें सड़क से खासकर, और दिन में भी आराम से गाड़ी वाड़ी चला के चलिए। ट्रेन का हिसाब किताब देख लीजिए, ट्रेन कोई कैंसिल तो नहीं हो रही है। पता चला आपने जिसमें रिजर्वेशन कराया है वो कैंसिल हो गई, ट्रेन ही लेट हो रही है। ट्रेनें कोहरे में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं ट्रेनें, तो उस पर ध्यान रखें। कोहरे में भिड़े वाहन तो एक के बाद एक भिड़ते ही चले गए। तो ये एक खबर है। और उसके बाद एक गुना में बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। डंपर से टकराई यात्री बस, 13 यात्री जो है जिंदा जल गए। और बाकी जो है वो राजनाथ सिंह जी की खबर है, वो पुंछ पहुंचे हुए हैं, राजौरी। रक्षा मंत्री जो पिछले आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवान के काफिले पर हमला किया था, उसमें 4 जवानों की मौत हुई थी, तो उसमें गए हुए हैं। हमारे जो सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे जी, वो तो पहले से ही वहाँ पर हैं। तो राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो वहाँ गए हैं, लोगों से मिले हैं, जुले हैं। तो ये खबर भी है इसमें अखबार में। इसके अलावा जो है कुश्ती संघ की खबर छपी है। कुश्ती संघ ने तदर्थ समिति बना दी है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए, कुश्ती महासंघ तो खैर वो हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो उसका चार्ज जो है भारतीय ओलंपिक संघ को मिला है, और उसने जो एक 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है जो इसका कामकाज देखेगी। तो ये भी एक खबर है जो सारे वो है। और कोरोना से खबर जो है सिर्फ 2 अखबारों ने छापा है, और उसमें से ये लिखा हुआ है कि 9 राज्यों तक फैल गया है कोरोना का JN सब वेरिएंट। तो संक्रमण के मामले भी 110 हो गए हैं, और दिल्ली में इसका 1 केस मिला है, और अब तक इसका वेरिएंट जो है JN1 जो है वो 9 राज्यों तक फैल गया है। गुजरात में 36 हैं, कर्नाटक में 34 है, गोवा में 14 है, महाराष्ट्र में 9 है, केरल में 6 हैं, राजस्थान और तमिलनाडु में 4-4, तेलंगाना में 2, और दिल्ली में 1 मामला है। दिल्ली वाला मामला तो वहाँ हाईलाइट हो गया होगा। तो ये सारी खबरें हैं। बाकी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को किसी ने पहले पेज पे स्थान नहीं दिया है। एक नवभारत टाइम्स को छोड़ के, जिसने लिखा है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा 14 जनवरी से, और माघ मेले की खबर है। चूँकि उत्तर प्रदेश में माघ मेला शुरू होने वाला है, तो कल योगी जी हमारे प्रयागराज गए थे और पूरा जायजा वगैरह लिया है, सब निरीक्षण किया है। तो उनका उन्होंने निर्देश भी दिया है कि इस बार विशिष्ट होगा माघ मेला, और जो है ये तैयारी होगी महाकुंभ की। 2025 में जो महाकुंभ आएगा तो उसकी तैयारी होगी ये, और 800 हेक्टेयर क्षेत्र में ये मेला लगाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिए। बाकी अयोध्या की खबरें हैं। अयोध्या में तैयारियां खूब चल रही हैं, और मार्च तक चलेगा, होली तक अयोध्या में नज़र आएगा उत्सव का माहौल। ये खबरें हैं। तो बाकी जो है अमर उजाला देख लेता हूं कि उसमें कौन सी खबर छपी है।
फ्रंट पेज पे। इसमें तो कोहरे कोहरा है। कोहरे की मार, सड़क हादसों में गई 17 की जान, यातायात बाधित होने से यात्री परेशान। ये देख लीजिए। तो यात्रा पे निकल रहे हैं तो ज़रा सा देख लीजिएगा कि हिसाब किताब सही हो, दिक्कत ना हो। तो यात्रा से जो है याद आया कि कल जो है ये इसने फ्रंट पेज के दूसरे फ्रंट पेज पे छापा है। कल ये कांग्रेस का अनाउंसमेंट हुआ कि राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा करेंगे मणिपुर से महाराष्ट्र तक। 14 स्टेट्स में जाएंगे और तकरीबन 85 ज़िले इसमें होंगे और जो है 20 मार्च को ये ख़त्म होगी, 14 जनवरी से शुरू होकर। तो ये खबर छपी है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए होगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय करेंगे और 56 दिनों की यात्रा होगी। ये 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेंगे। मुंबई में समापन होगा 20 मार्च को और ये यात्रा जो है मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। और पिछली यात्रा में उन्होंने 5 महीने की यात्रा में 12 राज्यों को कवर किया था। इस बार 14 राज्यों को कवर करेंगे और इस बार जो यात्रा है वो खासकर ज़्यादातर उन राज्यों से गुजरेगी जहां गठबंधन की बातचीत चल रही है। एक उड़ीसा मेरे ख्याल से छोड़ के, जहां पर बिजू पटनायक साहब वहाँ काबिज हैं और वो शायद गठबंधन के शामिल भी नहीं है गठबंधन में। तो ये है राहुल गांधी की यात्रा 20 मार्च को ख़त्म होगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के वो नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा। मुझे लगता है मार्च के आखिरी हफ्ते में। और मार्च के आखिरी महीने में, महीने के आखिरी में हफ्ते में होली का त्यौहार भी है। तो होली इस बार की बड़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। 25 मार्च को संभवतः होली है और 25 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बारे में कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि होली त्यौहार के ठीक बाद जो है इसका अनाउंसमेंट हो सकता है और चुनाव जो है अप्रैल तो नहीं लेकिन हाँ मई तक कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी तो चुनाव आयोग के हाथ में है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा होली का त्यौहार इस बार। और होली के त्यौहार के समय जो है राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म होगी और होली के त्यौहार तक जो है अयोध्या में रामोत्सव चलता रहेगा। तमाम चीज़ें होंगी। तो आते हैं राहुल गांधी की यात्रा पे भी आएंगे। पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि होली तक क्या क्या होने वाला है अयोध्या में। मतलब माहौल ज़िंदा रखा जाएगा राम जी का। और 22 तारीख को तो वो है ही है, वो आपको तो पता ही है। 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 16 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अब आप सुन लीजिए कि 16 जनवरी से क्या क्या होंगे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान द्वारा प्रायश्चित, सरयू नदी के तट पर 10वीं स्नान, विष्णु पूजन और गोदान, ये 16 जनवरी को कार्यक्रम होगा। उसके बाद 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति है, उस दिन भी तो कुछ न कुछ होगा ही होगा। ये 16 जनवरी से इसमें लिखा हुआ है अखबार में। 17 को देखिए क्या होगा। रामलला की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा अयोध्या भ्रमण करेगी। श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। ये होगा 17 जनवरी को। 18 जनवरी को होगा गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन इत्यादि से विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। ये हो गया 18। अब आइए 19 को। 19 जनवरी अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। मैंने एकदम जोर शोर से तैयारी है। 20 तारीख को क्या होगा। 20 तारीख को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नधिवास कर्मकांड होंगे। अन्नधिवास कर्मकांड के बारे में मुझे नहीं पता है। आप लोगों को अगर किसी को पता हो हमारे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 21 जनवरी को देखिए 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। मतलब सुलाने उलाने का कार्यक्रम कुछ है। ये स्नान के बाद जो है शैया पे उनको आसीन कराया जाएगा, मुझे लगता है भगवान जी को। 22 जनवरी सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। और बता रहे हैं कि शायद 84 सेकंड का वो जो मुहूर्त है जिसमें प्रधानमंत्री
जो है वो करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, तो 84 सेकंड का है मात्र। उसी 84 सेकंड में जो है रामलला जी की जो है स्थापना हो जाएगी, मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा। अब 3.5 घंटा रहेंगे अयोध्या में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब। सुरक्षा के होंगे विशेष इंतजाम, तो जग जाहिर है कि भाई प्रधानमंत्री हैं तो सुरक्षा के तो है। तो अयोध्या चूँकि संवेदनशील है, तो इसलिए संवेदनशीलता के चलते 30 को एनएसजी के अलावा एसटीएफ और एटीएस के कमांडो की भी तैनाती होगी। एसटीएफ और एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स की जवान हैं, तो उनका जो एसपीजी आता है और एनएसजी आता है वो तो रहेगा ही रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स वो तो आई जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जहाँ जाने वाले होते हैं। तो उसके अलावा जो है ये मतलब 4 टाइप की फोर्स रहेगी इनकी मतलब सुरक्षा व्यवस्था, चूँकि अयोध्या जो है थोड़ा सा वो है। और 30 तारीख को, अभी तो ये 22 तारीख का नहीं है, 30 दिसंबर का जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। 22 तारीख अगर मैं बोल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा। 22 जनवरी को जो होगा वो तो मैंने बता दिया 22 तक। अब ये 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसके बारे में लिखा हुआ है कि 3.5 घंटा ये रहेंगे यहाँ पे जनवरी 30 दिसंबर को अयोध्या में। ड्रोन के अलावा एनएसजी, एटीएस, एसटीएफ के कमांडो रहेंगे और किसी तरह की चूक लापरवाही ना हो इसके निर्देश जारी कर गए। अब पीएम मोदी का कार्यक्रम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले कितने सुरक्षा व्यवस्था में उनके लोग लगाए गए हैं ये जान लीजिए। 3 डीआईजी रहेंगे, 17 एसपी रहेंगे, 38 एसपी रहेंगे, 82 डिप्टी एसपी रहेंगे, 90 इंस्पेक्टर रहेंगे, 325 एसआई रहेंगे, 33 महिला एसआई रहेंगी, 2000 कांस्टेबल रहेंगे, 450 ट्रैफिक कर्मी रहेंगे, 14 कंपनी पीएससी भेजी जा रही है और 6 कंपनी सीआरपीएफ भी रहेगी। मतलब सेंट्रल फोर्स में एनएसजी और एसपीजी के अलावा सीआरपीएफ भी रहेगी और एटीएस, एसटीएफ की कमांडो टीम और जीआरपी भी रहेगी। स्टेशन जाएंगे प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है जीआरपी और आरपीएफ भी रहेगी। तो इतनी सिक्योरिटी वहाँ रहेगी। और 30 तारीख को प्रधानमंत्री जो है 11:15 बजे 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुँचेंगे। वहाँ से वो सड़क मार्ग से 11:10 पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ वो नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। 35 मिनट के कार्यक्रम के बाद वो रेलवे स्टेशन से फिर नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट टर्मिनल जाएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब वो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है नाम, तो वहाँ से जब वो निकलेंगे तो फिर जाएंगे रोड शो करते हुए एयरपोर्ट, वहाँ उद्घाटन करेंगे और फिर वहाँ करीब 1:15-1:30 बजे जो है वो पब्लिक मीटिंग है उनकी, मतलब लोगों को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तैयारी हो रही है पूरा। अब जो मैंने होली की बात की, तो इसमें लिखा हुआ है, ये नवा टाइम्स का है ये अखबार, इसमें होली तक अयोध्या में नजर आएगा उत्सव का माहौल। माहौल तो अभी से खैर बनना शुरू हो गया, आपको तो पता ही है। आप चैनल उठा के देख लीजिए, सारे रिपोर्टर जिनके हैं, स्टार रिपोर्टर सब अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो अब देखिए क्या क्या करेंगे लोग भैया। होली तक उत्सव सरीखा माहौल नजर आएगा। अलग अलग स्थानों पर राम कथाएं चलती रहेंगी। देश विदेश के कलाकार आएंगे, बुलाए जाएंगे, रामलीलाओं का मंचन करेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन होगा। सैंड आर्ट और पेंटिंग से सजाया जा रहा है। हमारे जो प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन है उत्तर प्रदेश सरकार में, मुकेश मिश्राम जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को होली तक उत्सव सरीखा माहौल देखने को मिलेगा। पूरी अयोध्या को कलाकार सजाने में जुटे हैं। सैंड आर्ट, पेंटिंग, रंगोली से सजाया जा रहा है और प्रकाश स्तंभ लगाए जा रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो होली तक चलते रहेंगे। शास्त्रीय और लोक संगीत के कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। पूरी अयोध्या में 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव और समारोह चलते रहेंगे। देश विदेश से आएंगे रामलला के लिए उपहार, कलाकार आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राममय रहेगा शहर क्या पूरा उत्तर प्रदेश राममय रहेगा। चलते रहेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। तो देश भर में 4 से 5 लाख गांवों के मंदिरों में आनंदोत्सव की तैयारी। ये खाली अयोध्या के मंदिर में नहीं भजन कीर्तन होगा, पूरा देश में देखिए तैयारी है
4 से 5 लाख गांव के मंदिर में जो है आनंदोत्सव की तैयारी और शाम को दीपोत्सव की तैयारी, देख लीजिए, मतलब पूरा माहौल टाइट रहेगा। आयोजन संघ परिवार की समितियों को जिम्मेदारी दी गई, संघ परिवार को सौंपी गई। अब संघ परिवार कितना मजबूत है संगठन, उसका आपको पता ही है। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा पर जो है पूरा देश जो है भगवान जी को, राम जी को जो है उपहार भी भेजेगा, और नेपाल के जनकपुर से भी उपहार आएंगे इनके लिए। तो आप ये मान के चलिए कि होली तक जो है, जब तक इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक जो है ये राम उत्सव चलता रहेगा। अब सोचिए कितने ग्रैंड लेवल पे तैयारी है राम जी का वो करने के लिए, और सबको इंतज़ार है 22 जनवरी का। तो इसमें जो है कांग्रेस ने अनाउंस किया कि राहुल गांधी जो है ये यात्रा करेंगे 6200 किलोमीटर की 14 राज्यों की। तो अब सवाल उठता है कि रामोत्सव भी होली तक और यात्रा भी 20 मार्च तक, यानी होली के ठीक पहले जो है यात्रा भी ख़त्म होगी। तो माहौल किसके पक्ष में बनेगा? क्या इस यात्रा से जो है राहुल गांधी, जो पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा थी, इस बार ये भारत न्याय यात्रा है, मतलब पता नहीं कौन से न्याय की बात कर रहे हैं वो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो भी हो, तो कुछ ऐसे ही है। तो न्याय की बात हो रही है, तो न्याय दिलाने के लिए वो लोगों को वो निकलेंगे। कितना सफल होंगे? और चूंकि इस बार जो है वो यात्रा जो है उन जगहों से गुजरेगी जहां गठबंधन का माहौल थोड़ा मजबूत है, एक आध जगह छोड़ के, जैसे अब बंगाल में हैं ममता दीदी हैं, बिहार आएंगे तो तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, झारखंड जाएंगे तो वहाँ हेमंत सोरेन हैं, महाराष्ट्र में वो हैं आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना है। तो इस तरह से जो है ये यात्रा जो है गुजरेगी। अब दूसरा सवाल होगा कि मतलब इसमें माहौल कितना बना पाने में सफल होंगे। कवरेज तो नहीं मिलेगा इनको, आपको पता ही है, मीडिया जो है कवरेज मुश्किल ही है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है वो इनको कवर देगी उतना। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मीडिया कितना कवरेज देती है इस यात्रा को। दूसरी बात की जो यात्रा जो गुजरेगी बंगाल से, बिहार से, तो बंगाल और बिहार में किस तरह से इसका वेलकम करती हैं ममता दीदी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात है। माहौल तो यहीं से बनेगा। अगर इन राज्यों में ये लोग शामिल होते हैं और इनके शामिल होने के बाद अगर लोगों को ये लग जाए कि ये यात्रा जो है सिर्फ राहुल गांधी की या कांग्रेस की यात्रा नहीं है, बल्कि ये जो है एक गठबंधन की यात्रा है, विपक्ष की यात्रा है, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत माहौल बना सकें। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा रहती है और इसमें विपक्षी दल नहीं शामिल होते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं शामिल होता है, या इंडिया गठबंधन इससे अपनी दूरी बनाता है, तो ये निश्चित रूप से एक दुखद संकेत होगा। मैं तो यही दुखद शब्द का इस्तेमाल करूंगा। और उसके बाद जो है तो फिर रामाय राम चलेंगे, न्याय तो नहीं मिलेगा। तो ये देखना होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाता है विपक्ष इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा को अपने में समाहित करता है, नहीं करता है। बता रहे हैं कि तकरीबन 100 सीटें हैं लोकसभा की जिन 85 जिलों में जहां से ये गुजरेंगे। तो 100 सीटों में कांग्रेस के पास मुश्किल से 4 या 5 सीटें हैं मेरे ख्याल से, या 6 सीट होगी मैक्सिमम। तो बाकी की जो 95 सीटें हैं उस पर कितना माहौल बना पाते हैं, और उन पर अगर उन्होंने माहौल बना लिया तो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान पहुंचा जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यात्रा जो है वो मणिपुर से शुरू की जा रही है। मणिपुर एक ऐसा स्टेट जो 2023 में सबसे चर्चा में भारतीय स्टेट रहा है। अभी तो 1 महीने से शांत है, मतलब बातचीत नहीं हो रही है मणिपुर के बारे में। लेकिन इस साल जो 2 सबसे गर्म मुद्दे रहे, एक जिला और दूसरा एक स्टेट। जिले में गोंडा था जहां से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। ये जिला जितना चर्चा में रहा इस साल 2023 में, उतना कोई हिंदुस्तान का कोई भी जिला चर्चे में नहीं रहा। और ये राज्य मणिपुर जितना चर्चा में रहा, उतना हिंदुस्तान का कोई राज्य चर्चा में नहीं रहा। तो गोंडा तो नहीं गए राहुल गांधी, लेकिन मणिपुर जा रहे हैं। और मणिपुर पहले भी गए थे जब ये चर्चा में हुआ था, तो मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो
मणिपुर से अगर यात्रा शुरू करते हैं तो मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करने से नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में निश्चित रूप से बीजेपी अभी उतने अपने मजबूती से पांव नहीं जमा पाई है जितना कि कांग्रेस का रहा है वहाँ पे दबदबा। तो नॉर्थ ईस्ट में कितना प्रभावित होते हैं मतदाता और नॉर्थ ईस्ट के मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं राहुल गांधी, ये भी देखने वाली बात है। और दूसरा स्टेट है आसाम। आसाम में जो है ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कांग्रेस ने, मतलब माना क्या जा रहा है, ये खबर है कि वहाँ पर कांग्रेस ने करीब 1 दर्जन छोटे मोटे जो दल हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार कर लिया है हेमंत बिस्वा शर्मा को हराने के लिए या बीजेपी से लड़ने के लिए, जो कह लीजिए आप। तो मणिपुर से यात्रा शुरू होगी, आसाम में गुजरेगी। आसाम में कितना असर डालते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि कभी एक कांग्रेसी हुआ करते थे, तो उनकी यात्रा से कितना फ़र्क पड़ेगा आसाम पे, और उस आसाम का असर जो है पूरे आसाम, यानी हम लोग जो पहले जब हम लोग छोटे थे तो बिहार में रहते थे या उत्तर प्रदेश में रहते थे तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब नहीं जानते थे। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हम लोग आसाम समझते थे। एक हमारे समय में ट्रेन भी चलती थी आसाम मेल, उसी से हम कभी कभी पटना या आरा आते जाते थे। तो हमें सिर्फ ये पता था कि आसाम, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आसाम। तो अभी भी अगर चुनावी पर लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकल उसके हिसाब से देखा जाए तो आसाम निश्चित रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है पॉलिटिकल उसके हिसाब से। तो कितना फ़र्क पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। और बाकी फिर बंगाल में उनका वेलकम किस तरह से ममता बनर्जी करती हैं, साथ में रहती हैं, नहीं रहती हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बिहार में तेजस्वी यादव का कितना सपोर्ट मिलता है राहुल गांधी को, ये देखना होगा। हेमंत सोरेन कितना खड़े होते हैं झारखंड में पहाड़ों पे, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर माहौल बनाना, इस रामोत्सव का जो माहौल बनेगा होली तक या रहेगा, उसके आगे न्याय यात्रा का माहौल बनाना ये निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, उस स्थिति में जब उन्हें नेशनल मीडिया का भी साथ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया की एक दिक्कत है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत जल्दी जुट भी जाते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लोग हट भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। अभी कल क्या ट्रेंड कर रहा था आज किसी को याद नहीं रहता है, और कल क्या ट्रेंड करेगा ये किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक सोशल मीडिया ही जरिया होगा जिसकी मदद से राहुल गांधी की यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत हालचाल मिलता रहेगा, क्योंकि नेशनल मीडिया से तो कवरेज मुझे नहीं लगता कि उनको मिलेगा या मिलने की संभावना है, जो भी हो। तो अब या तो माहौल राम जी का रहेगा या तो माहौल न्याय राहुल जी का रहेगा। तो अब राम जी का माहौल रहता है कि राहुल जी का माहौल रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है, उसमें तो यही लग रहा है कि राम राम है। 22 जनवरी का इंतज़ार सबको है। 22 जनवरी तक तो राम के अलावा और किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो चाहे भगवान आ जाए नीचे ऊपर से, वहाँ अमेरिका से, चाहे लंदन से, और चाहे कोई भी आ जाए, 22 तक तो असंभव। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अखबार में भले छप जाए एक कोने में, लेकिन नेशनल मीडिया में कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो अभी टीवी खोल के देख लीजिए, जितने बड़े चैनल हैं सब पे अभी सुबह से चलना शुरू हो गया होगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज है राहुल गांधी को। हमारी शुभकामनाएं हैं यूपी न्यूज़ 9 के दर्शकों की तरफ से, यूपी न्यूज़ चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, कि मुसीबत में तब कर ही आदमी निखरता है। और आपने पिछली बार अपने को प्रूव किया था, और निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से आपकी जो है छवि में बदलाव हुआ। अब चुनावी कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक लोग कहने को कहते हैं कि भाई कर्नाटक में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए। राहुल गांधी के सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि जो चेंजिंग हुई वो ये कि परसेप्शन जो राहुल गांधी के बारे में थी, जो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की उनको, उस परसेप्शन को तोड़ा राहुल गांधी ने। लोगों को लगा कि नहीं, एक सिंसियर आदमी हो सकते हैं या है राहुल गांधी। तो उसी तरह से इस बार यात्रा में भी जो है, लेकिन इस बार यात्रा का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक यात्रा ख़त्म होगी, जैसा कि मैंने कहा, होली आ जाएगी, होली के बाद से चुनाव के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। तो इस यात्रा से माहौल, विपक्ष का माहौल, इंडिया गठबंधन का माहौल तैयार होता है या कांग्रेस का माहौल तैयार होता है या मिला जुला होता है, मिल के काम करते हैं और अपने पक्ष में कितना माहौल तैयार कर पाते हैं, जनता को अपनी बात, जनता तक अपनी बातें कितनी
सुविधा से पहुंचा सकते हैं, कितनी असरदार तरीके से रख सकते हैं, जनता इनकी बातों को कितना सुनती है, समझती है, और क्या असर होगा जब वो चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा। अगले 3-4 महीने काफ़ी दिलचस्प हैं और काफ़ी रस्साकसी वाले हैं, तो बने रहेगी नज़र हमारी, आपकी नज़र हमारे चैनल पे बनी रहनी चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।